आज का चैप्टर संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को रखा गया है और राष्ट्रपति भारत में हो या दुनिया के किसी भी देश में हो, वह संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक राष्ट्रपति का होना अनिवार्य माना जाता है या फिर राष्ट्रपति के बजाय एक राष्ट्र प्रमुख का होना अनिवार्य माना जाता है। और यदि हम बात करें कि कहाँ राष्ट्र प्रमुख होते हैं, कहाँ राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति और राष्ट्र प्रमुख यह एक ही बात है, लेकिन व्यवस्था जब बदलती है तो नॉमिनेशन बदल जाते हैं, नामकरण बदल जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति और राष्ट्र प्रमुख, हमारे देश में राष्ट्रपति ही राष्ट्र प्रमुख होता है, लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करूं, जापान की बात करूं, ऐसे देशों में राष्ट्र प्रमुख के तौर पर एक राजा का पद है, एक शासक का पद है जो वंशानुगत होता है, गैर निर्वाचित होते हैं। अगर हम ऐसी बात करें कि कहाँ गैर निर्वाचित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, जो निर्वाचित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो हम बात करेंगे कि हमारे देश में अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो हम मीन्स एक गणतंत्र राष्ट्र हैं। हमारे देश की शासन व्यवस्था गणतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसलिए हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख भी निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख होते हैं। अगर हम ब्रिटेन की बात करें या जापान की बात करें तो निश्चित तौर पर हम देखना पसंद करेंगे इसमें कि ब्रिटेन का जो राष्ट्र प्रमुख है वहाँ का राजा है, वहाँ के महारानी हैं जो वंशानुगत होती है, इसलिए वह लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी गणतांत्रिक देश नहीं होता है। तो अगर हम कुल मिलाकर थोड़ा सा एक ओवरऑल समेटने का प्रयास करेंगे तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत एक गणतांत्रिक लोकतंत्र है जिसमें जनता के द्वारा निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति होते हैं और उसी राष्ट्रपति की व्याख्या हम आज करने जा रहे हैं। तो भारत के संविधान ने हमें जो 1950 26 जनवरी 1950 में अधिकार दिया, उसके अंतर्गत हमें एक तरह संसदात्मक प्रणाली प्राप्त हुई और संसदात्मक प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्र प्रमुख जो है, राष्ट्रपति तो होंगे लेकिन वह वास्तविक राष्ट्रपति न हो, वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख न होकर एक औपचारिक या संवैधानिक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। और हमारे देश में कार्यपालिका के प्रमुख के तौर पर सारी जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद में डाली गई है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अब हम राष्ट्रपति के अंतर्गत जैसा कि हम कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के रूप में बांटे हुए आपको दिखाए हैं, उसके अंतर्गत हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है, न्यायपालिका होता है। भारत एक संघात्मक राष्ट्र है और संघात्मक राष्ट्र में सारी शक्तियां केंद्र और राज्य में विभाजित होती हैं, जैसा कि हमारे देश में भी है कि हम संघात्मक के अंतर्गत केंद्र में शक्तियों को विभाजित किए हैं, राज्य में शक्तियों को विभाजित किए हैं। लेकिन अगर हम और थोड़ा सा बढ़ाकर बताना चाहें आपको तो निश्चित तौर पर बताएंगे कि भारत संघात्मक देश होने के बावजूद भी भारत की मैक्सिमम शक्तियां केंद्र में शिफ्ट है, अर्थात भारत की संघात्मक शक्ति या भारत में संघात्मक व्यवस्था एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम अगर कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका भी 2 भागों में बटी हुई है, जैसे कि केंद्र में और राज्य में। केंद्र और राज्य दिखाई दे रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि हमारे वहां संघात्मक व्यवस्था केंद्र और राज्य में विभाजित हुई है। इसी तरह बात करें अगर विधायिका की तो विधायिका भी हमारे वहां 2 भागों में बटा हुआ है, एक केंद्र के रूप में बटा हुआ है, एक राज्य के रूप में बटा हुआ है। अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन हम जैसा बंटवारा कार्यपालिका का कर सकते हैं, जैसा बंटवारा विधायिका कर सकते हैं, वैसा बंटवारा न्यायपालिका का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका हमारी एकीकृत है और कार्यपालिका विधायिका द्विकृत है, अर्थात ये केंद्र और राज्य में स्पष्ट रूप से बटी हुई है, लेकिन न्यायपालिका हमारे केंद्र और राज्य में नहीं बटी हुई है। हमारे देश की चाहे राज्य कानून हो या केंद्रीय कानून हो, उसके अंतर्गत एक ही प्रकार की न्यायपालिका बनाई गई है जो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक एक तरह से विभाजित है। फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इसको न्यायपालिका को हम केंद्र और राज्य में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारा दिखाने का सवाल है कि हम कैसे भारत को एक संघात्मक राष्ट्र बनाने का प्रयास किए थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने कैसे भारत को संघात्मक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था, उसी को हम आपके सामने थोड़ी सी झलक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं कि भारत एक विविधता वाला देश है, भारत एक अलग अलग संस्कृति वाला देश है, भारत एक अलग अलग भौगोलिक व्यवस्था वाला देश है। इसलिए भारत में एकीकृत व्यवस्था को अपनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने
संविधान को संघात्मक रूप देने का प्रयास किया था, जिसमें लोकलिटी को भी हम प्रमुखता दे सके और सेंट्रलाइज व्यवस्था को भी हम देश में लागू कर सके। और भारत को केंद्रीय रूप से मजबूत बनाया गया संघात्मक होने के बावजूद भी इसका ये प्रमुख कारण था कि हमारे वहाँ अगर केंद्र मजबूत रहेगा तो राज्यों को ठीक ढंग से संचालित कर सकेगा, क्योंकि हमारी विविधता को ध्यान में रखते हुए सभी शक्तियां राज्य की तरफ देना या बराबर शक्तियों को रूप में विभाजित करना थोड़ा रिस्क का विषय था। तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संघात्मक स्वरूप के बावजूद भी एकात्मकता की ओर झुकने का प्रयास किया था, संविधान को झुकाने का प्रयास किया था। तो अगर हम कार्यपालिका की बात कर रहे थे तो कार्यपालिका के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जैसा कि आज का चैप्टर भी है। राज्य कार्यपालिका के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, जो राज्य प्रमुख होते हैं। केंद्रीय विधायिका के तौर पर हमारा नेतृत्व करता है देश का संसद, पार्लियामेंट। और केंद्रीय विधायिका के बजाय जब हम राज्य विधायिका की बात करते हैं तो प्रत्येक राज्यों में एक विधानमंडल का होना आवश्यक है और यह विधानमंडल के द्वारा नेतृत्व कराए जाते हैं। अगर इस तरह की हम बात करें तो विधानमंडल और संसद ये दोनों अपने आप में दोनों राज्य प्रमुख के रूप में दिखाई देते हैं। और राज्य प्रमुख के अंतर्गत हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि राज्य प्रमुख के तौर पर हम बताने का प्रयास करेंगे कि राज्य प्रमुख के रूप में राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल राज्य प्रमुख की भूमिका में होते हैं, लेकिन जैसा हमारे देश का राष्ट्रपति भी औपचारिक शासक होता है, वैसे ही हमारे राज्य प्रमुख के तौर पर राज्यपाल भी औपचारिक ही होते हैं। हमारी वास्तविक शक्तियों का उपयोग करने के लिए केंद्र में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया है और राज्य में राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं और राज्य जो है मंत्रिपरिषद का नेतृत्व हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लोग करते हैं। तो उस केसेस में अगर हम न्यायपालिका की बात करें केंद्रीय स्तर पर, तो एक तौर पे औपचारिक तौर पर हम दिखाने का प्रयास किए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और राज्य में हम एक तरह से उच्च न्यायालय कहते हैं। अब हम राष्ट्रपति की और ज्यादा व्याख्या करने का प्रयास करेंगे आपके सामने कुछ ही मिनटों में हम राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से आपको बताने का प्रयास करेंगे। उस रूप में अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होने के नाते भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति हमारे देश का निर्वाचित होता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत एक गणतांत्रिक लोकतंत्र है, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन होना अनिवार्य माना जाता है। 5 वर्षों के लिए भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत में कोई वंशानुगत राष्ट्राध्यक्ष नहीं होता है, हमारे वहाँ निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। अगर निर्वाचन की बात करें तो 54 अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। यह हमारे अनुच्छेद 54 का उल्लेख है। जबकि हम 55 की बात करेंगे तो हमें ये बताने का प्रयास हमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि राष्ट्रपति अगर निर्वाचित होंगे तो किस प्रकार के निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत निर्वाचित किए जाएंगे। तो हम इसमें 2 बातें बताने का प्रयास करेंगे, एक राष्ट्रपति जी का निर्वाचन और एक राष्ट्रपति जी का निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन यानी कि 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है और 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली को बताई जाती है। मैं प्रणाली पर चर्चा करना चाहूंगा तो राष्ट्रपति जी का प्रणाली भी एक इंटरेस्टेड प्रणाली होता है। यह अमूमन लोगों के जानकारी से बाहर की चीजें होती हैं, फिर भी मैं इस पर आपको बताने का प्रयास करूंगा कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन को बताने के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे अलग से, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत व्याख्यात्मक निर्वाचन है। फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रणाली के तहत एकल संख्यक मत पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान के तहत कराया जाता है। यह एक प्रणाली निर्वाचन प्रणाली होता है, जो निर्वाचन प्रणाली भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है, जिसके अंतर्गत यह प्रणाली विकसित की गई है, जिसका इंप्लीमेंट राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान कराया जाता है।
ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो पहले तो मतदाता कौन होते हैं, राष्ट्रपति होगी, राष्ट्रपति डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं निर्वाचित होता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में भारत के कौन कौन लोग भाग लेते हैं मैं बताना चाहूंगा आपको। लोकसभा एवं राज्य सभा के केवल निर्वाचित सदस्य। अब इसमें लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य के बजाय मैं कह दूं कि संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, तो भी वो बात सही ही है। प्लस दूसरा कौन लोग लेते हैं, सभी राज्यों के विधानसभा, उसमें विधान परिषद शामिल नहीं होते। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात हमारे देश के निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। और इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि राज्यों के विधान सभा के केवल निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित विधायक, मैं सदस्य के बजाय आपको विधायक लिखकर स्पष्ट करना चाहता हूं कि वही विधायक होते हैं जिन्हें राज्य के लिए जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, अर्थात देश में सभी विधायक जो निर्वाचित किए गए हैं जनता द्वारा वो राष्ट्रपति के वोटर होते हैं, और जो सांसद के तौर पर लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर होते हैं। मैं एक बात और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं आपको कि यह विधायक सभी राज्यों के बजाय, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के भी विधायक इसमें शामिल होते हैं और पौंडीचेरी के भी विधायक शामिल होते हैं। मैं इसको अलग से इसलिए बताना पसंद कर रहा हूं कि यह दो राज्य ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां सिर्फ विधानसभा है, और हमारे देश के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 ही केंद्र शासित प्रदेश अभी फिलहाल ऐसे हैं जहां विधानसभा कार्यरत है। दिल्ली और पौंडीचेरी में जम्मू कश्मीर में जैसा कि विधानसभा भंग कर दिया गया, वहां विधानसभा की मांग हो रही है, जल्दी उसकी बहाली हो जाएगी, वो भी एक संख्या बढ़ जाएगी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन फिलहाल तो दिल्ली और पौंडीचेरी के ही विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर के रूप में काम करते हैं। ये तो हो गई आपकी निर्वाचन की बात। अगर हम बात करें तो इसका और भी बहुत डिटेल व्याख्या है कि कैसे हम एक जो है कि अनुपातिक रूप में हम एक मतदाता का मत मूल्य तैयार करते हैं। इसके लिए हम सांसदों का मत मूल्य अलग करते हैं, विधायकों का मत मूल्य अलग करते हैं। इसके लिए अगर सांसद का मत मूल्य अलग करने के लिए एक चार्ट है जिसको मैं बता दूंगा, फिलहाल मौखिक रूप से बता दे रहा हूं कि देश में सभी विधायकों द्वारा प्राप्त मूल्य बटे देश के लोकसभा और राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों से अगर विभाजन होता है तो एक सांसद का मत मूल्य निकल कर आता है। वह सांसद जब अपना वोट डालता है तो उस अनुपात में उसकी वोट की कीमत होती है। उसी तरह अगर हम विधायकों की बात करें तो विधायक अपने मत मूल्य को तैयार करने के लिए उनके राज्य के जनसंख्या बटे उस राज्य के विधानसभा की कुल संख्या गुणे जब 1000 से होता है, एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर एक विधायक के मत मूल्य तैयार हो जाते हैं। और इस विधायक के मत मूल्य तैयार होने के साथ वह विधायक जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव करता है तो एक मत का एक अनुपात में मूल्य होता है जो राष्ट्रपति के मत में काउंट किया जाता है। इस तरह से हम बात करें तो कहीं न कहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली को समझा सके। और अब हम राष्ट्रपति की योग्यता को अगर थोड़ी बहुत हम बताने का प्रयास करेंगे तो राष्ट्रपति की, इसको मैं मिटाने का प्रयास करूंगा, ये निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर हम योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति की योग्यता को संविधान में उल्लेखित किया गया है, और इसके लिए आपकी योग्यता 58 अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कही गई है। योग्यता के लिए कुल मूल बातें हम बात करूं तो पहला होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब ये तो अनिवार्य है कि भारत का प्रथम व्यक्ति बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, अर्थात भारत का नागरिक वह व्यक्ति हो। अगर थोड़ा सा हम अमेरिका से तुलना करना चाहेंगे तो हमारे देश की थोड़ी सी अलग व्यवस्था है। हमारे देश में नागरिक और प्राकृतिक रूप से प्राप्त नागरिक यह दोनों राष्ट्रपति के पद को प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। अर्थात भारत में जन्मा व्यक्ति
भी राष्ट्रपति बन सकता है और विदेश से आया हुआ कोई भारत का नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सिर्फ अमेरिका धरती पर जन्म लिया हुआ व्यक्ति ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाएगा। कोई बाहरी व्यक्ति अमेरिका का नागरिकता ग्रहण कर लिया हो वह अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ के संविधान के अनुसार ऐसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त लोगों को राष्ट्रपति बनने का अधिकार नहीं है। तो हम भारत के नागरिक के तौर पर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा अगर हम बात करें 58 के अंतर्गत तो उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, मतलब वो 35 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति हो तो वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। 35 वर्ष से ऊपर वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात थी, अगर तीसरी बात मैं करूं तो उसके पास योग्यता लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो, यदि वह राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य माना जाएगा। अगर हम तीसरी बात करें तो लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। और इसमें और थोड़ा डिटेल जाने का प्रयास करेंगे तो यह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, किसी लाभ के पद पर रहने वाला व्यक्ति, किसी लाभ के पद पर रहने वाला व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, अर्थात लाभकारी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन लाभ के पद में न हमारे देश के विधायकों को शामिल किया जाता है, न सांसदों को शामिल किया जाता है, न मंत्री को शामिल किया जाता है। अर्थात मैं बता दूं कि इस पद पर रहते हुए आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं शामिल किए जाते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए लाभ के पद को इनसे अलग कर दिया गया है। ये लोग आसानी से राष्ट्रपति के पद पर पहुंच जाते हैं। तो ये तो हुई योग्यता की बात। अगर इसमें मैं और चीजों को करूं तो एक कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के संदर्भ में बता दूं कि योग्यता के बाद ये सिंपल सी योग्यता है राष्ट्रपति बनने के लिए, बहुत कोई क्रिटिकल योग्यता नहीं है। सामान्य तौर पर और बहुत बातें हैं जो राष्ट्रपति के लिए मैं बता सकता हूं कि राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि एक निश्चित होती है 15,000 रुपया। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उसके मतदाता के 50 मतों का प्रस्तावक और 50 मतों का अनुमोदक होना अनिवार्य है, जिसके अंतर्गत वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा। ये बहुत सारी उसमें बातें हैं, इंटरनल बातें हैं, जिसको मैं आगे चलकर जब चैप्टर आगे बढ़ेगा तो उसको बहुत ज्यादा व्याख्या मैं देने का प्रयास करूंगा। तो उसके बाद मैं कार्यकाल की बात करूँ, कार्यकाल भी इसका इंटरेस्टेड कार्यकाल है। लेकिन जैसा कि हमारे देश में कार्यकाल के तौर पर राष्ट्रपति के लिए 5 वर्ष निर्धारित है कि 5 वर्ष तक एक व्यक्ति अपने पद पर बन सकता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन उससे पहले क्या एक प्रश्न उठता है कि उससे पहले राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। एक प्रश्न उठता है कि क्या एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद 2-4 बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। हाँ, अगर हम बात करें अमेरिका से तुलना करने का प्रयास करेंगे तो अमेरिका में एक व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पर एक कार्यकाल को 4 वर्ष के लिए पूरा करता है। लेकिन अमेरिका में वही व्यक्ति फिर दूसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को जब तीसरी बार राष्ट्रपति बननी होती है तो वहाँ बाध्यता है, क्योंकि वहाँ के संविधान के अनुसार बाद में 4 वर्ष से अधिक 2 बार से अधिक किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नहीं बनाया सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि हमारे देश में अभी तक एक ही राष्ट्रपति हुए हैं जो 2 कार्यकाल को पूरा किए हैं। 1952 से लेकर यानी 1950 से लेकर 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे राष्ट्रपति रहे जो अपने 2 कार्यकाल को पूरा किए। उसके बाद स्वयं से वो भी राष्ट्रपति हुआ, सिर्फ एक ही कार्यकाल के बाद बदल गया, उसके जगह पर दूसरे राष्ट्रपति आ गए। इस तरह से तो हम कह सकते हैं कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति को उसके समय से उसके कार्यकाल से पहले हटाने के लिए हमारे पास व्यवस्था है और हम संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत एक संसद का सहयोग लेते हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति जी के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है और महाभियोग के प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी लाया जा सकता है। लेकिन इस महाभियोग को लाने के लिए किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों की आवश्यकता होती है, जिसके बाद ही वो महाभियोग किसी सदन में रखा जा सकता है। यदि उस सदन द्वारा 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित कर दिया जाए तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन उसकी जांच करता है, उसकी जांच के दौरान राष्ट्रपति को बुला सकता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि आकर अपनी बात रख सकते हैं। अगर दूसरा सदन संतुष्ट होता है तो दूसरा सदन उस प्रस्ताव को जैसे ही 2/3 बहुमत से पारित करता है, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव अर्थात महाभियोग को पारित मान लिया जाता है और राष्ट्रपति का पद शून्य हो जाता है। राष्ट्रपति अपने पद से हटने के लिए
बाध्य हो जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति को हमारे देश में लोकतांत्रिक पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने आप में ऐसा व्यक्ति होता है जिससे भी हटाने के लिए संसद की एक व्यवस्था है जो राष्ट्रपति के रूप में हटाया जा सकता है। बाकी वीडियो हम अगले सेशन में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तक ये बात खत्म थी और मैं यहीं तक वीडियो को शूट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके बीच में एक बार और आने का मौका मिलेगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप वीडियो देखने के लिए, आपको हमारे लाइक या सब्सक्रिप्शन करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।